एक बहुत गंभीर प्रश्न हम सब आपके सामने रखने जा रहे हैं महाराज जी। आपको सुनाते हैं जीमेल के आविष्कार पर महाराज जी ने क्या कहा। जीमेल का इस्तेमाल हम और आप सभी लोग करते हैं। जीमेल के आविष्कार को लेकर महाराज जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का। तो जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का एक 14 साल का बालक था। ये कहा महाराज ने। जल्दी से ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का सामने लाया जाए। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जानबूझकर गलत तथ्य अपनी कथा में बोलते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी, ऐसा क्यों कहा आपने? तो जीमेल का आविष्कारक 14 साल किया है जीमेल का आविष्कार, आप बताइए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपके हिसाब से कौन है? भाई मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से कौन है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन है। चलिए हम बताते हैं। सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आपने चुनौती दे दी है तो मैं चुनौती एक्सेप्ट करता हूं। अब बताते हैं आपको, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातों का फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि महाराज जी ने खुद ही कहा है। ये देखिए, जीमेल के जन्मदाता जो थे वो पॉल बुखेट थे। कुछ और जानकारियां इनके बारे में है क्या? फैक्ट चेक में क्या सामने आया? बुखेट का जन्मस्थान जो था, उनकी जन्मस्थली वेबस्टर, न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए, जिन्होंने जीमेल का इन्वेंशन किया। जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई है। देखिए, कुल मिलाकर ये बातें, गूगल में नौकरी, ये देखिए कुछ और तथ्य भी हैं। 1999 में वो गूगल से जुड़े और मैं बता दूं, गूगल के 23वें कर्मचारी थे जिन्होंने आविष्कार किया जीमेल का। और बाबा जी, आप कह रहे हैं कि 14 साल का भारतीय लड़का, उसने जीमेल का आविष्कार किया। समस्या तो यही है कि कोई विदेशी व्यक्ति कुछ कर ले तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर भारत का करे तो ऑब्जेक्शन है। अच्छा, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं इस बात का। सबसे पहला विमान हमारे भारत में, भैया जीमेल पे आऊंगा क्योंकि विमान पे भी जीमेल ही चलता है ना, आने दीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले विमान बना भारत में 1885 में। बनाने वाले का नाम दलपदे जी था और 1903 में सफल परीक्षण किया, राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया। ये बड़ी अच्छी बात कही है, उड़ाया। अब दुनिया को ये पता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, पर दुनिया को ये पता नहीं है कि भारत के दलपदे जी ने विमान बनाया, चूंकि उस समय देश गुलाम था। अच्छा, यदि भारत के नाम खिताब आ जाता तो भारत की वाहवाही बढ़ जाती, और भारत की वाहवाही बढ़ने से अंग्रेजों को नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने सारी ड्राइंग चोरी की। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, मनमाना नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने ड्राइंग चोरी की और राइट ब्रदर्स को दी, उन्होंने विमान बनाया। उसी तरह जो आपने ये नाम सुझाया, ये नाम भी मेरे को पता था, ये भी मैंने उस वेबसाइट में देखा। लेकिन जिस वेबसाइट में आपको ये नाम मिला है, आसपास सर्च करिएगा, जरा सा उस व्यक्ति का भी नाम होगा जो भारत का था। चूंकि भारत से इस व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, पर बनाया किसने? उसने नाम हटा दिया। जबकि डीप पे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा कि जीमेल बनाने वाला भारतीय व्यक्ति। ये बात बिल्कुल जो मैंने कहा सही है। टैलेंट की कमी है भारत में, टैलेंट की कमी है भारत में। अरे ऐसे कैसे, बिना माइक के कैसे बता देंगे आप जी? चलिए, हमने आपको बता दिया कि गूगल का आविष्कारक कौन था। महाराज जी ने अपने तथ्य को वेरीफाई तो एक तरह से नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं उसे इनका जवाब मान लिया जाए। लेकिन सच क्या है, हमारे फैक्ट चेक में क्या सामने आया, हमने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मानव शरीर के अहम अंगों की कीमत भी बता चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए ये क्लिप। आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, जबरदस्ती बने गरीब हो आप लोग। 80 लाख रुपए की बिक जाएगी आपकी आंख बेचना हो तो। 80 लाख रुपए की एक बिकेगी, दोनों बेचना हो तो बताओ। किडनी है ना, 1 करोड़ की एक बिक जाएगी। किडनी बिकती है, आंख बिकती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग बिकते हैं। अब बताओ, आपके पूरे शरीर के अंग एक एक करके बेचे जाए तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ की कहानी हो जाएगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो सुना आपने अंगों की कीमत बताते हुए महाराज जी को। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज
अच्छे संदेश को भी टेढ़े अंदाज में बोलते हैं। यह है हमारा मुकदमे का अगला सवाल। महाराज जी, बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, इंसान को उसकी अपनी कीमत का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन अंदाज बड़ा टेढ़ा है। आपने सारी कीमत लगा दी मनुष्य के अंगों की। जब तक कीमत नहीं बताई जाती ना, तब तक लोग उसका मूल्य नहीं समझते। क्या है, लोग चिल्लाते रहते ना, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। ठीक है, एक आर्थिक तंगी हो सकती है किसी की, हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए हालातों से। और ईश्वर ने जो हमें दिया है शरीर, ये अनमोल है। आज हमारी आंखों में जरा दिक्कत हो जाए ना, तो हम लाखों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जरा सी दिक्कत आए, हम करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब करोड़ों खर्च करके हम बचा किसे रहे हैं? शरीर को। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों से ज्यादा अनमोल, संपत्ति से ज्यादा कीमती हमारा शरीर है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रहना पहली आपकी प्योरिटी है। पहले का मैं आप शरीर को स्वस्थ रखिए, और ये मत कहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो सब कुछ होगा। मेहनत करिए, सब कुछ आ जाए। क्या बात है, ये तो बहुत प्रेरणादायक बात आपने कही। और स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं, हमारी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं। आप हमेशा आलोचक रहे हैं महाराज जी के बयानों के। अरे अच्छी बात जो करते हैं तो तारीफ भी कर दिया कीजिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अगर कुछ सही बात कहेंगे, साइंटिफिक बात कहेंगे, तो उसका समर्थन करेंगे। हाँ। लेकिन जिस भाषा में कह रहे हैं, आप खुद भाषा के समर्थक है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। आप व्यक्ति की अगर कीमत लगाएंगे, अब हमसे कोई कहे कि आपके शरीर का ये दे दीजिए, इतने रुपये ले लीजिए, तो उस तरह से तो सही बात नहीं है ना, मर्यादापूर्ण ढंग से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको इतने लोग देखते हैं, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। साइंटिफिक बातें फैला करके, अच्छी बातें फैला करके, अच्छे समाज का निर्माण करके। आप स्त्री विरोधी बात करते हैं, कभी किसी समुदाय विशेष के बारे में कुछ बोल देते हैं, तो इसके बजाय सामाजिक सौहार्द के लिए, सभी के उत्थान के लिए और सद्भाव के लिए अच्छी बातें बोलिए। महाराज जी, आप ये मानते हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज यदि समाज के उत्थान और सद्भाव की बातें ना करते, तो आज आप लोग हमें अपने बीच में क्यों बुलाते? सामाजिक हूँ, समाज की सेवा करता हूँ अपने हिसाब से, अपने हैसियत से, इसलिए तो आप सबने बुलाया है और आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। आपने ये कहा कि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है, जो अगला वक्तव्य हम आपका दिखाने जा रहे हैं, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आपके इस बयान से। कामकाजी महिलाओं को लेकर बाबा की सोच क्या है, महाराज जी क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में, जरा सुनिए। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। तो सुना आपने ये क्लिप, महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का अब आने जा रहा है आपके सामने। और वो सवाल क्या है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं पर यह टिप्पणी थी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आत्मनिर्भर बेटियों से दिक्कत है? महाराज जी ऐसा है क्या? मैं तो कथा में बोलता हूँ, हर बेटी को झांसी की रानी होनी चाहिए। अच्छा, आत्मनिर्भरता क्या है? अरे आत्मनिर्भर यही है कि आप झांसी की रानी बने, रानी दुर्गावती बने, अहिल्याबाई बने। देखिए, हमारे देश में जो नारियों का इतिहास रहा है, वो एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। नारियां हमारे यहाँ ना केवल पैसे कमाने तक नहीं, इससे भी आगे जाना है आपको। कहाँ जाना है? सबसे बड़ी जरूरी है नारियों के लिए आत्मरक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा हो। चलो, आपके पास यदि पैसा है और कल को आपको कोई आके सताने लग गया, परेशान करने लग गया चौराहे गली में, तो कम से कम आपको आत्मरक्षा का तो ज्ञान होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी अपनी बेटियों को सबको कराटे सिखाओ बिंदास, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। कल को जरूरत पड़े तो वो अपनी रक्षा तो करें। तो आत्मनिर्भर कैसे होंगी अगर वो कहीं काम करेंगी? आप कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो अपने पति को फिर कुछ समझेंगी ही नहीं। तो ये कौन सी परिभाषा हुई? ये तो फैक्ट जो बोले जाते हैं वो है, ऐसा है। ये फैक्ट है?
ये फैक्ट है कि कामकाजी महिलाएं अपने पतियों को कुछ नहीं समझती क्या? जी, पति समझता है, पत्नियां नहीं समझती। जी गुरुजी, मेरी जो दादी हैं उन्होंने बहुत साल काम किया, मेरे दादू ने भी नहीं किया काम। मेरे पापा काम शुरू करने वाले थे उस टाइम, और मेरी दादी ने 10-15 साल तक काम किया सिर्फ अपने फैमिली के लिए, और उन्होंने कभी नहीं जताया। वो आज भी काम कर रही हैं, तो क्या वो नहीं, काम तो करने चाहिए। हमारी दादी भी काम करती है, हमारी माँ भी काम करती है अभी भी। नहीं, वो कह रही है काम करती है, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। जी 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 हाँ, सब नहीं जताती हैं। जिनके लिए कह रहे हैं वो, जैसे आज की जनसंख्या में कुछ लोग हैं कि अगर 4 पैसे कमाने लगती हैं तो वो अपने आदमी की वैल्यू नहीं समझती हैं। वो उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं। अच्छा, उनके सबके लिए नहीं। आपको क्या समझ में आया? ज़रूरी तो नहीं है ना ये चीज़ कि मतलब हम सारे काम कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़, मतलब हम सब औरतों के लिए नहीं कह सकते। हम लोग बातें सबके लिए होती ही नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि पति अगर काम करता है तो वो जताता नहीं, पत्नियां काम करती हैं तो वो पतियों को जताती हैं। जी, बहुत सालों तक ऐसा रहा है कि औरतें काम नहीं करती थी, घर रहती थी, आदमी काम करते थे, वो जताते थे आके कि अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना, ये बहुत है। तो अब जब औरतें कर रही है, उनका टाइम आ गया, तो वो क्यों नहीं जताएंगी? वो अपना हक तो दिखाएंगी ना, हर चीज में तो लेंगी। महाराज जी, जो करेगा वो जताएगा, जो करेगा वो जताएगा। इस पर एक टिप्पणी जल्दी से। अब इस पर टिप्पणी बहन ने कर तो दी, हाँ, कि भाई करेंगे तो जताएंगे। ठीक कह रही है, अब क्या करोगे? अब भाई